गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सुबह के 7 बज रहे हैं और अपन आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं बेटा। आज अपन बात करेंगे बेटा अपन का लेक्चर नंबर 6 की में भी शायद है ना, लेक्चर नंबर 5 या 6 है ना। तो आज अपन बाकी बची हुई जो वर्ड प्रॉब्लम है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे बेटा। अपन ने 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के 3 तक बात कर ली थी है ना। आज अपन बात करेंगे 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के 4th, 5th, 6th क्वेश्चन के बारे में और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनके बारे में, ठीक है। तो उनको आप लोगों को ढंग से तरीके से देखना है और समझने की कोशिश करनी है बेटा, है ना। चलो अपन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए, ठीक है। देखो क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, ये ना क्वेश्चन नंबर आपका एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 4th, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है बेटा ये, ठीक है। चलो 4th नहीं है, 5th पार्ट है, सॉरी। देखो क्या पार्ट है। अब फ्रैक्शन बिकम 9/11। आपके पास में कोई तो एक नंबर है, ठीक है, कोई तो एक फ्रैक्शन है, वो फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अगर 2 ऐड किया जाए तो वो फ्रैक्शन है ना बेटा, वो कितना बन जाता है, 9/11 बन जाता है। फ्रैक्शन मतलब तो समझते ही होंगे, मतलब अंश और हर, मतलब ऊपर कुछ आ जाए और नीचे कुछ आ जाए। तो इसने बोला कि आपके पास में कोई तो एक नंबर है, ठीक है, अगर उस नंबर में ऊपर और नीचे दोनों तरफ 2 ऐड किया जाए ना तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है बेटा, 9/11 की बन जाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला भाई, उस नंबर के अंदर लेट न्यूमरेटर, मैंने क्या बोला, मान लो सपोज दैट उसका जो न्यूमरेटर है ना बेटा वो किसके बराबर है, x के बराबर है, और उसका जो डिनोमिनेटर है उसी के, अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूं तो उसका जो डिनोमिनेटर है वो कितने के बराबर है बेटा, y के बराबर है। तो इसने बोला कि अगर किसी भी नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड किया जाए, 2 ऐड किया जाए तो उसका जो फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाता है। तो भाई सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला कि अगर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में 2 ऐड किया जाए तो आपके पास में जो नया फ्रैक्शन बन के आता है ना बेटा, वो क्या बन के आता है, 9/11 बन के आता है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया क्या, कि आपके पास में उसने ये बोला कि अगर आपके पास में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर, दोनों में क्या क्या ऐड किया जाए, 2 ऐड किया जाए तो आपके पास में जो नया फ्रैक्शन बन के आएगा, ठीक है, वो कितने के बराबर आएगा बेटा, 9/11 के बराबर बन के आएगा, ठीक है। देन उसने क्या बोला बेटा, फिर आगे क्या बोला इसने, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6। अगर 3 ऐड किया जाए, अगर 3 ऐड किया जाए दोनों के अंदर, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर अगर क्या ऐड किया जाए बेटा, 3 ऐड किया जाए तो आपका पास में जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाता है, आपके पास में फ्रैक्शन जो है वो 5/6 के इक्वल आ जाता है। बोलो आई नहीं आई चीज़ समझ में, किसके इक्वल आ जाता है, 5/6 के इक्वल आ जाता है। तो वो बोल रहा है कि फाइंड इट्स फ्रैक्शन, तो इसका क्या निकालो, फाइंड इट्स फ्रैक्शन फाइंड आउट करो। एक बार मैं देख लेता हूँ, ठीक है। इसका अपने को क्या निकालना है बेटा, फ्रैक्शन निकालना है। चलो पहले तो इस क्वेश्चन को, मतलब इस इक्वेशन को सही बना लूँ मैं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सही कर लेता हूँ इसको, है ना। पहले इस वाली इक्वेशन को देखता हूँ। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो बेटा मेरे पास में क्या बनता है, 11 मल्टीप्लाई बाय x+2 इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय y+2, है ना, ऐसा कुछ बन जाता है। तो ये चीज़ क्या बन जाएगी बच्चा, 11x + 22 इक्वल टू 9y + 18। बोलो आई नहीं है समझ में। तो यहाँ से मेरे पास में वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी बेटा, 11x - 9y इक्वल टू 18 - 22। तो आपके पास में वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 11x - 9y इक्वल टू -4। ये हो गई आपके पास में इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो इससे अपने ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। ऐसे ही इस इक्वेशन को सॉल्व करूँ क्या मैं तो मैंने यहाँ लिखा बाय सॉल्विंग इक्वेशन 2। जब मैं इक्वेशन 2 को क्या करता हूँ बेटा, सॉल्व करता हूँ, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो 6 मल्टीप्लाई बाय x+3 विल बी इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय y+3, ठीक है। देखो 6 को x से मल्टीप्लाई करता हूँ, 6x प्लस क्या आता है 18 इक्वल टू 5y + 15, ठीक है। यहाँ से मेरे पास में वैल्यू क्या निकल के आ गई बेटा, 6x - 5y इक्वल टू -3, दैट्स योर इक्वेशन नंबर 4। बोला आया नहीं आया समझ में। तो इस तरीके से आपके पास में कितनी इक्वेशन आएगी, मतलब ये दोनों क्या आ गई बेटा, आपके पास में लीनियर इक्वेशन आ गई। क्या आ गई, लीनियर इक्वेशन आ गई। अब इसको मुझे सॉल्व करना आता है, ठीक है। जैसे कि मैंने एक इक्वेशन तो ले ली बेटा, क्या 11x - 9y इक्वल टू -4, और दूसरी इक्वेशन क्या है बेटा, 6x - 5 इक्वल टू
3, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, मतलब जो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे है उसको इससे, और जो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे है उसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब इस वाली इक्वेशन को, नीचे वाली को तो किससे मल्टीप्लाई कर दूँ 11 से, और ऊपर वाली को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ 6 से, ठीक है बेटा। उन्हीं बंदों को ये चीज़ समझ में आएगी जो पुराना लेक्चर देख के आए हैं ना, फर्स्ट लेक्चर है, सेकंड लेक्चर है। अगर किसी ने कोई लेक्चर नहीं देखा हो तो पहला और दूसरा लेक्चर तो जरूर से देख लेना ना बेटा, क्योंकि पहले और दूसरे लेक्चर में पूरा मेथड बताया हुआ है कि कौन कौन से मेथड होते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा क्या आ जाता है मेरे पास में 66x माइनस 54y इक्वल टू माइनस का 24। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा 66x माइनस 55y इक्वल टू माइनस का 33, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं बेटा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो माइनस का 54y प्लस का 55y क्या बचा y, माइनस का 24 प्लस का 33, माइनस का 24 प्लस का 33, तो y की वैल्यू क्या निकल के आ जाती है बेटा मेरे पास में 9, ठीक है। y की वैल्यू आ गई आपके पास में। अब हम क्या करते हैं बेटा, मैं y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, मान लो इक्वेशन 1 में मैंने इसको पुट किया, ठीक है। तो ये मेरे पास में जाता है 11x माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल टू -4, देन यू विल गेट 11x माइनस 81 इक्वल टू -4, देन 11x विल बी इक्वल टू, देखो 81 उधर जाएगा तो कितना रह जाएगा मेरे पास में 77 रह जाएगा, देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास में 7 आ जाएगी। तो बेटा मेरे पास में जो x की वैल्यू आई वो तो कितनी आई 7, और y की वैल्यू कितनी आई मेरे पास में 9। उसने बोला कि आप एक ऐसा करो, फ्रैक्शन फाइंड आउट करो। मतलब फ्रैक्शन क्या था भाई, फ्रैक्शन तो x अपन y था ना। उसने ये बोला था कि आपके पास में कोई तो फ्रैक्शन है, अगर उसमें 2 ऐड किया जाए तो 9/11 बन जाता है वो, अगर उसमें 3 ऐड किया जाता है तो वही फ्रैक्शन 5/6 बन जाता है। तो फ्रैक्शन फाइंड आउट करो। तो जो फ्रैक्शन था वो तो क्या था x/y था, तो x की वैल्यू तो क्या दे रखी है आपको 7 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा बेटा 7/9। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 का आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। बोलो आया नहीं आया समझ में, बोलो बच्चा आया नहीं आया समझ में, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया आपका 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5th क्वेश्चन, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं बेटा जल्दी से। अगर मान लो सपोज दैट ये समझ में नहीं आया है तो पूछ लो बेटा, समझ में नहीं आया है तो पूछ लो आप लोग, ठीक है। मिटाने जा रहा हूँ, समझ में नहीं आया है एक बार दोबारा करने की कोशिश करो, आ जाएगा समझ में ना। चलो मिटाने जा रहा हूँ बच्चा, 1 2 3 4 ओके। कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि थोड़ा इकरार हुआ तुमसे, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या है। देखो 5 years hence the age of Jacob will be 3 times than that of his son, ठीक है। मतलब 5 ईयर के बाद में, 5 साल के बाद में जैकब की जो एज है ना वो उसके अपने बच्चे की एज की 3 टाइम हो जाएगी। या सिंपल सी बात है, ये भी बच्चे वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अपन ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का बेटा ये है, कौन सा है आपका 6th, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 3.3 चल रही है। मान लो सपोज दैट मैंने बोला लेट जैकब की जो एज है ना बेटा, मैंने क्या मान ली x मान ली, और सन्स एज मतलब बच्चे की जो एज है वो मैंने क्या मान ली y मान ली। तो भाई सिंपल सी बात है, जो पिताजी होंगे वो बड़े होंगे, और भाई जो फादर होगा वो बड़ा होगा, किससे, बच्चे से बड़ा होगा। तो इसने क्या बोला बेटा कि 5 साल के बाद में जैकब की एज जो है ना वो अपने बच्चे की एज की 3 गुना है, ठीक है। तो 5 साल के बाद में, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 5 साल के बाद में। तो भाई 5 साल के बाद की बात हो रही है, तो 5 साल बाद पिता की एज क्या हो जाएगी, मतलब फादर की एज जो है वो x+5 हो जाएगी, और बेटे की एज भी क्या हो जाएगी y+5 हो जाएगी। तो इसने बोला कि 5 साल बाद में जो पिता की एज है, जो फादर की एज है ना वो 3 टाइम है किसकी, बच्चे की एज की। इसका मतलब ये तो पहले से ही 3 टाइम है ना भाई, ये तो पहले से ही क्या है 3 टाइम है। हम 3 किससे के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में। बोलो आया नहीं आया समझ में। भाई जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी वो देख लेना, उसमें ऐसे क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि आप उसने क्वेश्चन में ये बोला कि जैकब की एज जो है वो अपने बच्चे की एज की 3 टाइम हो जाएगी, कब,
5 साल के बाद में, ठीक है। तो इसका मतलब तो ये हो गया ना यार, जो जैकब है वो कितना गुना बढ़ा है बच्चे की एज का, वो 3 टाइम बढ़ा है। कितना टाइम बढ़ा है? 3 टाइम बढ़ा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आज अगर इसकी एज x+5 है ना, नहीं समझ में आया क्या? आज इसकी एज अगर x+5 है ना, तो अपने बच्चे से ऑटोमेटिकली 3 टाइम मल्टीपल हो गया ना। अगर आज इसकी एज मान लो सपोज दैट आज इसकी एज 30 साल है, इसका मतलब इसके बच्चे की एज 10 साल है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ? ऐसे समझो इसको। मान लो सपोज दैट उसने क्या बोला बेटा क्वेश्चन में, उसने ये बोला कि आपके पास में कोई तो एक पिता है और एक कोई बच्चा है ना। उसने ये बोला कि जो बच्चे की एज है या पिता की जो एज है बच्चे की एज की 3 गुना है, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद में पिता की एज बच्चे के एज की 3 गुना है, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, मैंने ये बोला कि 5 साल के बाद में पिता की एज क्या हो जाएगी? x+5, बच्चे की एज क्या हो जाएगी? y+5। लेकिन पिता तो बड़ा है ना भाई, पिता तो बड़ा है ना। पिता की एज जो x है, यहाँ पे ये बोल सकता हूँ मैं x इज ग्रेटर देन y, x की एज जो है वो ज़्यादा है y से। तो यार जब आप इसको इक्वल कब कर पाओगे? आप इसको इक्वल तभी कर सकते हो जब पिता की एज कितनी ज़्यादा है? 3 टाइम ज़्यादा है। तो उस 3 टाइम को बच्चे के एज के साथ में क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। बच्चे की एज के साथ में मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो इन दोनों की एज क्या हो जाएगी बेटा? बराबर हो जाएगी। भाई सिंपल सी बात है, ये 30 साल का था, ये 10 साल का था। इस 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों की एज क्या हो गई बेटा? इक्वल हो गई, ठीक है। यहाँ से एक इक्वेशन बन गई। तो यहाँ से आपके पास में आया x+5 = 3y+15। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास में क्या आ जाएगा? x-3y = क्या निकल के आ जाएगा बेटा? 10। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। मैंने बोला था एक लाइन से एक इक्वेशन बनती है ना, ध्यान है क्या वो बात बेटा? नाउ 5 years अगो जैकब एज वॉज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन, ठीक है। फिर इसने ये बोला कि 5 साल पहले, ठीक है, जैकब की एज जो है वो अपने बेटे की एज की 7 टाइम थी। अब भाई 5 साल पहले की बात हो रही है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 साल पहले, इसका मतलब x-5, ठीक है। जब 5 साल पहले की बात हो रही है भाई, अभी जैकब की एज x है और बच्चे की एज कितनी है? y है। 5 साल पहले कितनी रही होगी? x-5, और बच्चे की कितनी रही होगी? y-5। तो उसने बोला कि 5 साल पहले जैकब की जो एज थी ना बेटा, वो अपने बच्चे की एज की 7 टाइम थी, है ना। जैकब की जो एज थी, मतलब पिता की जो एज थी, वो अपने बच्चे के एज की 7 टाइम थी। मतलब ये तो पहले से ही 7 गुना ज़्यादा है ना। अगर आप इसको बराबर करना चाहते हो तो 7 किधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इधर मल्टीप्लाई करना। बोलो आया नहीं आया समझो। जब इसको सॉल्व करते हो आप तो क्या आएगा बेटा? x-5 = 7y - 35, ठीक है। यहाँ से आप इसको आगे क्या करते हो? सॉल्व आउट करते हो तो आपके पास में वैल्यू निकल के आती है, क्या निकल के आएगी बेटा? x - 7y = सही है ना इतना तो? ठीक है, 7y, ठीक है। तो -5 उधर जाएगा तो ये चीज़ कितनी बन जाएगी बेटा मेरे पास में? -30। भाई 7y उधर चला गया और ये क्या बन गया? -30। ये हो गई आपके पास में इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। उसने बोला बच्चे की और पिताजी की एज फाइंड आउट करो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। ये क्या है? x - 3y = 10, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय इक्वेशन 1 and 2, है ना। इक्वेशन 1 and 2 के थ्रू मेरे पास में एक इक्वेशन तो है x - 7y = -30, और दूसरी इक्वेशन क्या है बेटा मेरे पास में? x - 3y = 10, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस यहाँ प्लस है तो माइनस, ये चीज़ खत्म हो गई। -7y + 3y कितना बचा? -4y, ठीक है ना। -30 - 10 कितना बचा? -40। तो देखो यहाँ से माइनस से माइनस खत्म हो गया और y की एज कितनी आ गई? 10 ईयर। मतलब जो बच्चे की एज है ना बेटा, जो सन की एज है वो कितनी है? 10 साल है। अब इस सन की एज को मैं किसी भी एक इक्वेशन में रख दूँ, ठीक है। पुट y = 10 इन इक्वेशन 1, किसके अंदर रख दिया? इक्वेशन 1 में रख दिया। तो x - 3y = 10, देन x - 3 × 10 = 10। तो यहाँ से मेरे पास में वैल्यू आ गई x - 30 = 10 एंड ओवर हियर x विल बी इक्वल टू 40। मतलब बाप की जो उम्र है, मतलब फादर की जो एज है वो तो क्या हो जाएगी बेटा? 40 ईयर, और जो बच्चे की एज है वो क्या हो जाएगी बेटा? आपकी 10 ईयर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये हो गई आपकी बेटा क्या 3.3 जो एक्सरसाइज है वो हो गई कंप्लीट। बोलो आया नहीं आया समझ में? बोलो बच्चा क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? देखो हर क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, ईच एंड एवरी क्वेश्चन बता रहा हूँ बेटा। वर्ड प्रॉब्लम का आप लोगों को अच्छी तरीके से करना आना चाहिए। जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक चीज़ें समझ में नहीं आएंगी बेटा, है ना। मिटाने जा रहा हूँ 1 2 3 4, ओके।
ठीक, अब अपन बात करते हैं बेटा किसकी, एक्सरसाइज नंबर 3.4 की, है ना। अब 3.4 में मैं तुम लोगों को बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, एक्सरसाइज नंबर 3.4 क्वेश्चन नंबर सेकंड, और सेकंड का कौन सा क्वेश्चन, फर्स्ट। ठीक है, चलो देखते हैं। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। देखो क्वेश्चन ध्यान से सुनना, इसने क्या बोला, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्वेश्चन है, तो लेट कर लेते हैं पहले। ठीक है, मैंने क्या बोला, लेट न्यूमरेटर इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू y। बेटा न्यूमरेटर को अपन अंश बोलते हैं और डिनोमिनेटर को हर बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा ये क्या बोल रहा है कि अगर न्यूमरेटर में से 1 को ऐड कर दिया जाए और डिनोमिनेटर से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो फ्रैक्शन जो है, अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, इट बिकम 1/2। ठीक है, तो जो फ्रैक्शन है ना बेटा वो क्या बन जाता है, 1/2 बन जाता है। तो वो क्या बन जाता है, 1/2 बन जाता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला बेटा उसने, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, जब अपन न्यूमरेटर में 1 को ऐड करते हैं, ठीक है, जब न्यूमरेटर में 1 को ऐड करते हैं एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से 1 को क्या करते हैं बेटा, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 1 बन जाता है ना। फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 1 बन जाता है, और ये हो गई मेरे पास में। चलो अभी इसको इक्वेशन नहीं देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करूँगा तो क्या बन जाएगा बेटा, x + 1 इक्वल टू y - 1, देन x माइनस y, और 1 उधर जाएगा तो -2 बन जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। बोलो यहाँ तक चीज़ समझ में आई। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, केवल x + 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया एंड y - 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास में क्या जाएगा, x + 1 इक्वल टू y - 1। इसको सॉल्व करोगे तो ये चीज़ आ जाएगी। आगे इसने क्या बोला, इट बिकम हाफ इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। फिर उसने एक चीज़ और बोली कि अगर केवल डिनोमिनेटर में 1 को ऐड किया जाए, केवल इफ़ इट बिकम हाफ इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। उसने ये बोला कि न्यूमरेटर में तो हम कुछ नहीं करते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में हम 1 ऐड कर देते हैं, तो इसकी क्वांटिटी, इसका जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाता है बेटा, हाफ हो जाता है। इसका फ्रैक्शन जो है वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या करो, फ्रैक्शन फाइंड आउट करो। क्या बोला उसने कि इसकी क्या निकालो, फ्रैक्शन फाइंड आउट करो कि फ्रैक्शन क्या होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, मेरे पास में क्या आ जाएगा बेटा, 2x इक्वल टू y + 1। ठीक है, तो ये बन गया 2x माइनस y इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास में, 1। इक्वेशन नंबर 2। बोलो यहाँ तक चीज़ समझ में आई क्या। अब क्या करना है, फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। आपके पास में 2 इक्वेशन है, सॉल्व कर दो। ठीक है, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, x - y इक्वल टू -2 और 2x - y इक्वल टू 1। बेटा यहाँ पे मेरे को किसी भी कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट y के सेम है ना। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, x - 2x क्या बचा बेटा, माइनस का x बचा, -y + y खत्म हो गया। ठीक है, -2 -1 -3, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा मेरे पास में 3। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को कहीं पे भी मैं पुट कर देता हूँ, पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, किसी में भी रख दो, 1 में रख दो, 2 में रख दो। तो x - y इक्वल टू -2, 3 - y इक्वल टू -2, माइनस का y इक्वल टू -2 - 3, देन y इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास में 5। बोलो आया नहीं है समझ में, बोलो आया नहीं है समझ में बच्चा। y की वैल्यू मेरे पास में क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो मेरे पास में जो फ्रैक्शन आएगा, जो फ्रैक्शन मेरे पास में निकल के आएगा, वो फ्रैक्शन क्या निकल के आ जाएगा, x/y। x की वैल्यू कितनी है बच्चे मेरे पास में, x की वैल्यू है मेरे पास 3, y की वैल्यू है 5, तो 3/5 क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड मैं नहीं करवा रहा हूँ, ये आप लोगों को करना है। ठीक है, क्योंकि ये वही उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। किससे रिलेटेड बेटा, डेट ऑफ बर्थ से है ना, कि भाई बच्चा इतना बड़ा है तो आप पिता की उम्र या फिर वो निकालो, तो वो वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आप लोगों को खुद से करना है। ठीक है बेटा, चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक, मिटाने जा रहा हूँ बेटा इसको मैं।
चलो अपन एक अच्छा क्वेश्चन ले रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही थर्ड क्वेश्चन है, ये अलग तरीका का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड क्वेश्चन है ना। एक्सरसाइज कौन सी चल रही है बेटा? 3.4। ठीक, देखो क्या क्वेश्चन है। सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। आपके पास में कोई तो एक नंबर है और वो 2 डिजिट नंबर है। क्या है बेटा? वो 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो उसके डिजिट का जो सम है ना बेटा वो 9 है, ठीक है। 2 डिजिट नंबर, तो हमने ये पहले बोल दिया कि लेट 2 डिजिट नंबर इक्वल टू 10x प्लस वाई। बेटा ये क्वेश्चन तुम लोगों ने पहले कर रखे होंगे, है ना। हमने क्या बोला कि आपके पास में कोई 2 डिजिट का नंबर है और वो 2 डिजिट का नंबर कितने के बराबर है बेटा? 10x प्लस वाई के बराबर है। अभी मैं बता दूंगा कि यहाँ पे ये ऐसे क्यों लिया है, ठीक है। जहाँ पे बेटा मैं ये बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ जहाँ पे ये मैं बोल सकता हूँ कि y इज 1 डिजिट। y जो है वो तो क्या है बेटा? 1 डिजिट है। एंड x जो है वो क्या है? 10 डिजिट है ना। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला है। y जो है वो तो क्या है? 1 डिजिट है और x जो है वो क्या है बेटा? 10 डिजिट है। ध्यान से सुनो, देखो अगर मैं 22 को ऐसे लिखना चाहूँ तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या बेटा? 2 इंटू 10 प्लस 2। तो देखो यहाँ पे x तो हो गया 2 और y क्या हो गया बेटा? y भी हो गया 2। अब ढंग से देखो 22 को मैं 2 इंटू 10 प्लस 2 लिख सकता हूँ क्या? भाई 10 दूनी 20 प्लस 2 22 ही तो आ रहा है। अच्छा ऐसे समझो, 26 है, 26 को क्या लिखूंगा मैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 6। भाई 10 इंटू 2 तो हो गया 20 और प्लस 6 क्या हो गया? 26 हो गया। इसका मतलब एक बात बताओ, ये जो 2 है ये तो किसके प्लेस पे आ रहा है बेटा? दहाई के प्लेस पे आ रहा है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे बोलते हैं ना अपन। तो ये तो टेंस के प्लेस पे आ रहा है और ये किस प्लेस पे आ रहा है? यूनिट प्लेस पे आ रहा है ना। तो हमने क्या बोला कि ये जो आपका ये जो y है, ये मतलब ये देखो पूरा फंडा क्या बन गया? ये पूरा फंडा बन गया 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई। या फिर हम ये ना कह के ऐसे कहते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई। मतलब x तो टेंस की डिजिट हो गई और y जो है वो कौन सी डिजिट हो गई? यूनिट डिजिट हो गई। अगर मैं इसको 10x प्लस वाई ना लिख के इसको ऐसे लिख देता क्या? 10y प्लस x, तो इन दैट केस क्या बोलता मैं? y तो जो हो जाती वो तो क्या हो जाती बेटा? टेंस डिजिट हो जाती और x जो है वो कौन सी हो जाती है? आपकी यूनिट डिजिट हो जाती। बोले तो ये तो इकाई का अंक हो जाता और ये दहाई का अंक हो जाता। बोलो आया नहीं आया समझ में? मतलब कभी भी ध्यान रखना, वैसे तो 8th क्लास में ये क्वेश्चन तुम लोगों ने किए होंगे और नहीं किए तो ध्यान रखना बेटा, अगर 2 डिजिट का नंबर बोल रहा है ना तो आप या तो 10x प्लस वाई मानोगे या 10y प्लस x मानोगे। इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। क्यों मानेंगे वो मैंने तुम लोगों को अभी यहाँ पे बताया। क्यों मानेंगे? क्योंकि 10x प्लस वाई का मतलब क्या होता है बेटा? 10x प्लस वाई का मतलब होता है कि x तो 10 डिजिट का नंबर है और y जो है वो यूनिट प्लेस पे आने वाला नंबर है। 10x प्लस वाई की जगह मैं 10y प्लस x भी मान सकता हूँ, बशर्ते x वहाँ पे यूनिट डिजिट होगा और y कौन सा डिजिट होगा बेटा? 10 डिजिट। एज एन एग्जाम्पल मैं एक और ले सकता हूँ, 73 को क्या लिख सकता हूँ बेटा? मैं 7 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 3 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? क्योंकि देखो इसको तोड़ के मैंने ऐसे लिख दिया है ना। इसका मतलब 7 तो 10 प्लेस पे आ रहा है और 3 जो है वो किस पे आ रहा है बेटा? यूनिट प्लेस पे आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि भाई 10x प्लस वाई का फॉर्मेट हो गया या 10y प्लस x का फॉर्मेट हो गया। बोलो यहाँ तक चीज़ें समझ में आई क्या? है ना। तो अब उसने देखो क्या बोला, ये पूरी रामायण तो मैंने इसलिए गाई है जैसे तुम लोगों को समझ में आ जाए कि 10x प्लस वाई क्यों लिखा गया है। बोलो आया नहीं है समझ में बेटा? 10x प्लस वाई क्यों लिखा गया है समझ में आया क्या सब लोगों को? बेटा 10th में हो तुम लोग, है ना। ये चीज़ें आनी चाहिए तुम लोगों को, है ना। ये चीज़ें तुम लोगों को आनी चाहिए, है ना। 10th के अंदर हो तुम लोग। चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। the sum of the digit of a 2 digit number is 9. sum of digit of a 2 digit number, 2 डिजिट के नंबर्स की डिजिट का सम, 2 डिजिट के नंबर की डिजिट का सम 9 है। यार डिजिट तो x और y है ना। क्या मैं समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? भाई जो डिजिट है वो क्या है? वो तो x और y है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या बोलना चाह रहा है बेटा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो ये बोलना चाह रहा है कि 2 डिजिट का जो सम है ना वो 9 के बराबर है। मतलब पहली इक्वेशन तो ये बनेगी। क्यों? क्योंकि उसने डिजिट का सम बोला है, नंबर का सम नहीं बोला। भाई डिजिट क्या है? एक तो x है और एक y है। अगर मैं ऐसे लिखूँ किसी नंबर को xy, तो यहाँ पे ये जो x है ये 10th प्लेस पे आ रहा है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? 10x प्लस वाई, ऐसे ही तो लिखूंगा। भाई 23 है, कैसे लिखूंगा? 10 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3। भाई ये 10th प्लेस पे आ रहा है तो 10 मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई, ठीक है। तो उसने क्या बोला? डिजिट का एडिशन 9 है। मतलब डिजिट क्या थी? एक तो x थी और एक y थी और x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाता है? 9 आ जाता है। तो डिजिट का एडिशन तो क्या आ गया? 9, ठीक है। देन उसने क्या बोला? ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अच्छा
बहुत अच्छी चीज़ बोली है इसने बेटा, क्या बोला है इसने, ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर, 9 टाइम दिस नंबर मतलब इस नंबर का 9 टाइम इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। मतलब इसने ये बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे मैं दूसरी लाइन ये बोल रहा हूँ कि 9 टाइम दिस नंबर, ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर, नंबर क्या है बेटा मेरे पास में 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, इसका 9 टाइम, इसका 9 टाइम जो है इज इक्वल टू द ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। ठीक है, वो बराबर है बेटा किसके, ट्वाइस के, किसके, ट्वाइस के और 10y प्लस एक्स के। अब पहले इसको समझो बेटा, बहुत ही गूढ़ बात बोली है, बहुत अच्छी बात बोली है इसने, है ना। उसने क्या बोला बेटा, पहले दोनों इक्वेशन को समझाता हूँ दोबारा में, है ना। उसने क्या बोला, आपके पास में कोई 2 डिजिट का नंबर है। अब जैसे ही वो बोल देना बेटा 2 डिजिट का नंबर है, तो आप क्या बोल दोगे 10x प्लस वाई, हमने कोई नंबर मान लिया। 2 डिजिट का नंबर क्या होता है बेटा 10x प्लस वाई होता है। कैसे होता है मैंने समझाया बहुत अच्छी तरीके से, जहाँ पे बेटा ये जो y होता है ये यूनिट प्लेस है और x जो है वो क्या है टेंस प्लेस है, जो x है वो क्या है टेंस प्लेस है, मतलब जो नंबर है वो क्या है एक्चुअल में xy है, तो xy को एक्सपेंड करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा y जो है वो 1 डिजिट है और x जो है वो 10 डिजिट है, मतलब y जो है वो इकाई का नंबर है और x जो है वो दहाई का नंबर है। ठीक है, तो उसने बोला अगली लाइन में कि दोनों के डिजिट का एडिशन 9 के इक्वल है, दोनों के डिजिट का एडिशन जो है 9 के इक्वल है। मतलब आपके पास में 2 डिजिट हैं, एक तो x है और एक y है, और दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 9 के बराबर आता है वो। ठीक है, तो दोनों डिजिट को ऐड कर दिया 9 के बराबर आ गया, तो ये तो बहुत आसान इक्वेशन है। फिर दूसरी बार उसने क्या बोला बेटा, दूसरी बार उसने ये बोला कि आपके पास में जो नंबर है ना बेटा उसका 9 टाइम, उसका 9 टाइम है ना, जो भी नंबर दे रखा है उसका 9 टाइम इक्वल होगा किसके, उसकी डिजिट को अगर उल्टा कर दिया जाए उसके 2 गुने के बराबर होगा, है ना, 2 गुने के बराबर होगा। बिल्कुल नहीं समझ में आया क्या, उसने बोला कि आपके पास में कोई भी जो भी नंबर है ना, अगर उसका 9 टाइम कर दिया जाए, उसका 9 टाइम कर दिया जाए, अगर किसी भी नंबर का 9 टाइम कर दिया जाए तो बेटा वो बराबर, हम ये लिख सकते हैं कि जो 9 10x प्लस वाई है, मतलब उसने देखो दोबारा देखो उसने क्या बोला कि आपके पास में जो भी नंबर दे रखा है, जो भी 2 डिजिट नंबर दे रखा है, उसका जो बेटा 9 टाइम होगा वो उसकी डिजिट को जब इंटरचेंज कर दिया जाए, मतलब पहले क्या था बेटा आपके पास में xy था, तो बाद में नंबर क्या बन जाएगा yx बन जाएगा। नहीं आया क्या समझ में, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि डिजिट को इंटरचेंज कर दिया, क्या गया कि y तो इधर आ गई और x की डिजिट किधर आ गई, इधर आ गई, मतलब डिजिट इंटरचेंज हो गई, मतलब जो 10xy प्लस y था वो अब क्या बन चुका है बेटा 10y प्लस x बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन ये बोलना चाह रहा है कि अगर डिजिट का, अगर कोई भी आपके पास में नंबर है उस नंबर का 9 टाइम किया जाए तो वो जो नंबर होगा उसका जो 9 टाइम होगा ना वो इक्वल होगा उसके डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद उसके ट्वाइस के। ठीक है, जो भी नंबर आता है उसके डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद में जो भी नंबर आता है उसके ट्वाइस के। एज एन एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बताऊँ ना बेटा, मैं यहाँ पे ये बताऊँ, मान लो पहले आपका नंबर क्या था बेटा 25 था, मान लो सपोज दैट पहले आपका नंबर क्या था 5 था, मान लो सपोज दैट, ठीक है, या 5 नहीं था 25 था, तो 25 का 9 करने के बाद में आपके पास में जो नंबर आएगा ना वो 52 का ट्वाइस कर दो तो बराबर हो जाएगा। मैंने एज एन एग्जांपल लिया है ना, कोई जरूरी नहीं है कि ये आपस में इक्वल हो। ठीक है, तो जो चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो चीज़ समझ में आई क्या, यस और नो में कमेंट करके बताओ, चैट बॉक्स में लिख के बताओ कि जो चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो चीज़ समझ में आई क्या। तो यहाँ से मेरे पास में क्या आ जाता है बेटा 10x प्लस वाई इक्वल टू 2 इंटू 10y प्लस एक्स। एक बार मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ कहाँ तक आ रहा है, ठीक है ना। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि बेटा 9 मल्टीप्लाई बाय 10x प्लस वाई इक्वल टू 2 को मैंने 10y से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 20y प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया क्या, मेरे पास में 2x के इक्वल आ गया। बोलो यहाँ तक ये समझ में आई क्या। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखो 9 मल्टीप्लाई बाय 10x कितना हो गया मेरे पास में 90x प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय y कितना हो गया बेटा 9y इक्वल टू 20y इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास में 20y प्लस 20y प्लस 2x। बोलो यहाँ तक चीज़ समझ में आई क्या। देखो ये 2x उधर गया तो ये क्या बन गया आपके पास में 88x बन गया, और ये 9y उधर गया तो आपके पास में क्या आ गया 11y आ गया। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास में x इक्वल टू क्या निकल के आ गया, या फिर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालना चाहूँ 11y इक्वल टू 88x, तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी बेटा मेरे पास में 88 डिवाइड बाय 11x। तो ये खत्म हो गया कितनी बार 8 बार, तो यहाँ से y की वैल्यू निकल के आ गई इन टर्म्स ऑफ x, है ना, इन टर्म्स ऑफ x मेरे पास में y की वैल्यू आई, y की वैल्यू क्या आ गई बेटा मेरे पास में 8x। ठीक है,
नाउ पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 1, ठीक है। हम यही तो कहते हैं, हमारे पास में किसी एक की वैल्यू आती है, दूसरे में रख देते हैं, लेकिन वहां पे तो होता क्या था, अपने पास में वाई की एक प्रॉपर वैल्यू आती थी, जैसे 1 2 3 4 ऐसे वैल्यू आती थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, मेरे पास में y की वैल्यू 8x आई है, ठीक है। इस 8x को मैं इक्वेशन 1 में रखता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिया पुट y इक्वल टू 8x इन इक्वेशन 1 रख देते हैं। तो मेरे पास में वैल्यू क्या निकल के आती है, x प्लस 8x इक्वल टू 9, देन वी विल गेट 9x इक्वल टू 9 एंड x विल बी इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, मेरे पास में 1 आ गई, ठीक है। एंड ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय x, तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, मेरे पास में 8 आ गई, ठीक है। तो वो मेरे को बोलता है बेटा नंबर बताओ कि नंबर क्या होगा, ठीक है। अब नंबर फाइंड आउट हो सकता है, तो नंबर इक्वल टू क्या था मेरे पास में, 10x प्लस y नंबर था ना भाई, या तो आप डायरेक्टली बोल दो कि x तो क्या था आपका 10th प्लेस का डिजिट था और y क्या था 1st डिजिट था, तो y तो 1st डिजिट था, तो y तो हो गया कहाँ पे, 8 पे, यहाँ पे आ गया, और ये 10th डिजिट था तो ये 10th प्लेस पे आ गया, तो आंसर कितना आ गया, 18 आ गया, ठीक है। या फिर आप ऐसे कह दो कि नंबर 10x प्लस y था, तो 10 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 8, तो यहाँ से आंसर क्या आ गया आपके पास में 18। बोला है नहीं है समझ में, मतलब आपका जो 2 डिजिट का नंबर था वो क्या है बेटा, 18 है। जो 2 डिजिट का नंबर था वो क्या है बेटा, 18 के इक्वल है। इस तरीके से आप 2 डिजिट के नंबर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ध्यान रखना बेटा, जब भी आपको 2 डिजिट का नंबर दिया हुआ है तो आप या तो 10x प्लस वाई मान लो या 10y प्लस एक्स मान लो। क्या बोला मैंने, या तो आप 10x प्लस वाई मान लो या फिर 10y प्लस एक्स मान लो, ठीक है। 10x प्लस वाई में आपको यह पता होना चाहिए कि यूनिट डिजिट कौन सी है और 10th डिजिट कौन सी है। भाई सिंपल सी बात है, जो 10th प्लेस के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, जो दहाई के आंकड़े के साथ में मल्टीप्लाई हो रही है, वो तो क्या होगी बेटा, आपकी 10th डिजिट होगी, और ये कौन सी डिजिट होगी, आपकी यूनिट डिजिट होगी, ठीक है, 1st डिजिट होगी बोले तो, ठीक है। बोले यहाँ तक चीज समझ में आई क्या। फिर मैंने बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्यों बोला, क्योंकि क्वेश्चन वाले ने बोला है कि अगर उसकी डिजिट को ऐड कर दिया जाए, उसकी जो डिजिट है बेटा उसको ऐड कर दिया जाए तो 9 आता है, ठीक है। और फिर दूसरा क्वेश्चन उसने ये बोला कि अगर आपके पास में कोई भी नंबर है, उस नंबर को अगर मैं क्या कर देता हूँ, उस नंबर को 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो वो नंबर इक्वल होगा उस नंबर की डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद में ट्वाइस करने पर, ठीक है। तो मेरे पास में ये नंबर है, इसका 9 टाइम किया, तो इसकी डिजिट को जब मैंने इंटरचेंज किया तो 10y प्लस एक्स बन गया, उसका ट्वाइस किया तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये सारी वैल्यू आ गई। वहां से मेरे पास में इसको सॉल्व करूंगा तो y की वैल्यू आई 8x। जब मेरे पास में y की वैल्यू आ गई ना बेटा, तो इस y की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकता हूँ। पुट करने के बाद में मेरे पास में x की वैल्यू आई, x इक्वल टू 1 आया, तो y इक्वल टू 8x है, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, मैंने क्या बोला, आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे। कैसे डायरेक्टली कर सकते थे भाई, आपको पता है कि 1st डिजिट क्या है, y है, तो y को तो 1 प्लेस पे रख दो, और x क्या है, 10th डिजिट है, तो x को 10th के प्लेस पे रख दो, तो आंसर 18 आ गया। अगर आप ऐसे ना करना चाहो, ऐसे करना चाहो, इलेबोरेट करके करना चाहते हो 10x प्लस y के थ्रू, तो ये क्या बन जाएगा, 10 इंटू 1 प्लस 8 इक्वल टू 18। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास में, नंबर आ जाएगा। बोला है नहीं आया समझ में, उतारो बेटा इसको फटाफट उतारो, ठीक है। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, क्या क्वेश्चन है। देखो, मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज, ठीक है। मीना जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4th है ना ये। चलो क्वेश्चन देखो, मीना वेंट टू अ बैंक, है ना। मीना जो है वो कहाँ पे जाती है बेटा, बैंक में जाती है, ठीक है। बैंक में जाती है टू विदड्रॉ 2000 रुपीज, ठीक है। क्या करवाने के लिए बेटा, 2000 रुपये विड्रॉ करवाने के लिए, 2000 रुपये निकलवाने के लिए, ठीक है। अभी तक तो समझ में नहीं आया किसको x माने किसको y माने। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली। वो कैशियर को बोलती है बेटा कि मुझे 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट चाहिए केवल। किस किस के नोट चाहिए बेटा, केवल 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट चाहिए, ठीक है, ठीक है। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को टोटल 25 नोट मिलते हैं। टोटल कितने नोट मिले मीना को, 25 नोट मिले टोटल, ठीक है। तो उसने बोला कि बताओ 50 रुपए के और 100 रुपए के कितने नोट मीना को मिले। भाई उसका क्वेश्चन समझ में आया क्या तुम लोगों को। भाई उसने ये बोला कि मीना जो है बैंक जाती है 2000 रुपये लेने के लिए, ठीक है। मीना जो है वो कहाँ जाती है बेटा, बैंक जाती है 2000 रुपये रिसीव करने के लिए, 2000 रुपये लेने के लिए, ठीक है।
तो उसने बोला कि बैंक के कैशियर को वो बोलती है कि मुझे 50 रुपए के और 100 रुपए के केवल दो ही तरीके के नोट चाहिए, ठीक है, तो 50 की गड्डी चाहिए और 100 की गड्डी चाहिए, ठीक है। फिर आगे वो बोलती है कि भाई जब मैंने 50 और 100 के नोट की गड्डी ली ना, तो मेरे पास में टोटल कितने नोट आए, 25 नोट आए। टोटल कितने नोट आए मेरे पास में, 25 नोट आए। तो उन 25 नोट्स में 50 रुपए के कितने और 100 रुपए के कितने, ये बताओ। चलो ठीक है, एक बात बताना, मैं अगर ऐसे बोल दूं लेट 50 रुपीज नोट्स इक्वल टू एक्स, अगर मैं 50 रुपए के जो नोट आए वो भाई वो 1 आया है, 2 आए हैं, 3 आए हैं, 4 आए हैं, जितने भी नोट आए हैं उसको x से मल्टीप्लाई कर, मतलब उसको क्या मान लेता हूँ, उसकी क्वांटिटी को कि x नोट आए मेरे पास में, मतलब 50 रुपए के x नोट मेरे पास हैं, ठीक है। ऐसे ही 100 रुपए के कितने नोट मेरे पास हैं बेटा, 100 रुपए के y नोट मेरे पास हैं। बोलो आए नहीं है समझ में भाई, 50 रुपए के x नोट है मेरे पास और 100 रुपए के मेरे पास में टोटल कितने नोट है, y नोट है। अब मुझे ये चीज पता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला कि दोनों नोट मिला के टोटल कितने नोट से आए मेरे पास में, 25 नोट आए मेरे पास में। टोटल कितने नोट आए बेटा, 25 नोट आए। इसका मतलब अगर मैं 50 रुपए के x नोट बोल रहा हूँ और 100 रुपए के y नोट बोल रहा हूँ और ये दोनों नोट मिला के टोटल कितने नोट आए मेरे पास में, 25 नोट आए, तो क्या ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी क्या बेटा। बोलो फील आया नहीं आया बेटा, फील आना बहुत ज्यादा जरूरी है इन तरीके के क्वेश्चन में। उसने ये बोला कि 50 रुपए के नोट कितने x, 100 रुपए के नोट कितने y, है ना। वो बोल रहा है कि टोटल नोट कितने हैं, 25। तो भाई मेरे पास में 50 और 100 रुपए के नोट ही तो हैं। जब मैं 50 रुपए के नोट को और 100 रुपए के नोट को जोड़ देता हूं तो मेरे पास में टोटल नोट नहीं आएंगे क्या, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू 25 नहीं आएगी क्या। बोलो आया नहीं आया समझ में, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में उसने बेटा ये भी बोला, उसने ये भी बोला कि टोटल उसको कितने रुपए चाहिए थे भाई, 2000 रुपए चाहिए थे। तो 50 रुपए के एक्स नोट और 100 रुपए के वाई नोट, 50 रुपए के एक्स नोट और 100 रुपए के वाई नोट आपस में ऐड हो जाएं तो टोटल कितने रुपए मिल जाएंगे बेटा, इसको 2000 रुपए मिल जाएंगे नहीं मिल जाएंगे। बोलो फील आया नहीं आया। अरे यार सीधा सीधा सा उसने बोला कि टोटल उसको कितने रुपए चाहिए थे, 2000 रुपए। 2000 रुपए में 50 के मान लो, 50 के उसको मान लो 10 नोट मिल गए और 100 के उसको 15 नोट मिल गए, है ना, मान लो, है ना। 50 के उसको 10 नोट मिल गए और 100 के उसको कितने नोट मिल गए, 15 नोट मिल गए, ठीक है। तो ओवरऑल 1750 रुपए तो होंगे उसके पास में, नहीं आया समझ में। 50 के उसको कितने नोट मिल गए, 10 नोट मिल गए और 100 के उसको कितने नोट मिल गए, मान लो 15 या 20 नोट मिल गए। तो टोटल कितने हो गए इसके पास में रुपए, 2500 रुपए नहीं हो गए क्या भाई, 500 2000 कितने टोटल रुपए हो गए इसके पास में, 2500 रुपए नहीं हो गए क्या। तो भाई एक बात बताओ, मतलब मैं नोटों की क्वांटिटी को आपस में ऐड कर दूं तो मेरे पास में टोटल रुपए नहीं आ जाएंगे क्या। मतलब ये 2000 रुपए मैंने इसके बराबर क्यों लिखा, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने ये बोला कि 50 रुपए के एक्स नोट, है ना, और 100 रुपए के वाई नोट, दोनों को जब लिया इसने तो 2000 रुपए बने। मतलब 50 रुपए के मान लो 10 नोट लिए उसने तो 50 गुना एक्स, तो x की वैल्यू 10, तो 500 रुपए तो इसके हो गए 50 नोट के। और मान लो सपोज दैट इसने 20 नोट ले लिए तो 20 नोट इसके हो गए, मतलब 2000 रुपए इसके हो गए। तो टोटल उसको कितने रुपए मिल गए, 3000 रुपए। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये बेटा कि 50 रुपए के ये इक्वेशन क्यों बनी मेरे पास में, ये इक्वेशन मेरे पास में इसलिए बनी है क्योंकि जब मैंने 50 रुपए के एक्स नोट लिए और 100 रुपए के वाई नोट लिए तो टोटल कितना आ गया मेरे पास में, 2000 रुपए आ गया, नहीं आ गया। अब इन दोनों में से क्या 50 रुपए कॉमन आ रहा है, मतलब 50 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा बेटा, x प्लस 2y इक्वल टू 2000, ठीक है। जब इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास में वैल्यू क्या निकल के आती है, x प्लस 2y इक्वल टू 50 नीचे चला गया तो आपके पास में आ जाएगा 40। बोलो आया नहीं आया समझ में। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। बोलो भाई 2000 के नीचे 50 चला गया तो 40 रह जाएगा। अब क्या मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं बाय इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब इक्वेशन 1 एंड 2 के थ्रू, इक्वेशन 1 एंड 2 के थ्रू मैं क्या बोलूंगा बेटा, इक्वेशन 1 एंड 2 से मैं ये बोलूंगा जब मैं दोनों को सॉल्व करूंगा तो x प्लस 2y इक्वल टू 25, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया बेटा, यहाँ पे मैंने लिख दिया x प्लस वाई इक्वल टू 25, x प्लस 2y इक्वल टू 40, और जब मैंने इसको सॉल्व किया माइनस 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 ये खत्म, y माइनस 2y माइनस का y बचता है, 25 माइनस 40 माइनस का 15 आया, तो माइनस से माइनस खत्म, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 15। मतलब मेरे पास में 100 रुपए के टोटल कितने नोट है बेटा, 15 नोट है। अब मैंने इस वैल्यू को कहीं पे भी रख दिया, मान लो इसके अंदर रख दिया पुट y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1,
1 के अंदर जब मैं इसको रखता हूँ तो x प्लस 15 इक्वल टू 25 बनता है और x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास में 10। मतलब 50 के कितने नोट हैं 10, 50 के कितने नोट हैं बेटा 10, और 50 के हैं आपके पास में 10 नोट, 500 और 1500, ठीक है। x के 50 के तो आपके पास में कितने नोट आए बेटा 10 नोट आए, और आपके पास में 100 के कितने नोट आए 15 नोट आए। दोनों को ऐड करके देख लो यार, टोटल 2000 रुपये मिलेंगे आप लोगों को, करके देख लो। देखो 5 के कितने 10 नोट, तो 5 गुणा 10 50, 5 के कितने, सॉरी 5 के नहीं 50 के कितने 10 नोट, तो 50 गुणा 10 प्लस 100 के कितने 15 नोट, तो 15 गुणा 100। तो देखो 50 गुणा 10 500 रुपये, तो 50 के हो गए, और 1500 रुपये 100 के हो गए, तो टोटल कितने रुपए मिल गए इसको 2000 रुपये मिल गए। बोला आया नहीं आया समझ में? मतलब आप चेक कर सकते हो, जब x और y की वैल्यू आए यहाँ पे रख के देख लेना, आंसर आ जाएगा। मतलब अगर वो सेटिस्फाई कर रहा होगा तो आपका आंसर सही है। रख के देख लो ना यार, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 15, 15 प्लस 10 25, तो 25 नोट ही तो मिले इसको। आया नहीं आया समझ में? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो बच्चा, सॉल्व आउट कर सकते हो। आया क्या समझ में? चलो वन मोर क्वेश्चन आई एम टेकिंग, एक और क्वेश्चन लेने जा रहा हूं बेटा मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th नहीं बता रहा हूं मैं, क्योंकि वो बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है। वो जो टैक्सी चार्जेज वाला मैंने बताया था तुम लोगों को बेटा, अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है ना तो वो देख लेना। मैंने हर तरीके का क्वेश्चन करवा रखा है आप लोगों को, हर तरीके का क्वेश्चन करवा रखा है, अटकोगे नहीं आप लोग। हर तरीके का एक क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को करवाया इसके अंदर, ठीक है। तो अटकोगे नहीं आप लोग, देख के आओ वीडियो। मतलब अगर पढ़ाई कर रहे हो तो ढंग से करो, स्टार्टिंग से सारी वीडियो कंटिन्यू देखो। अभी मेरे ख्याल से ये 5वीं या 6ठी वीडियो है, ठीक है। तो आप लोगों को सारी वीडियो देखनी चाहिए, ठीक है, उसके बाद ही यहाँ तक पहुँचना चाहिए, ठीक है। चलो करें आगे। चलो अब अपन बात करते हैं बेटा किसकी, एक्सरसाइज नंबर 3.5, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, एक्सरसाइज नंबर 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट की बात अपन यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। देखो क्या है, वैसे तो ये क्वेश्चन भी मैं तुम लोगों को करवा चुका हूँ इस तरीके का भी, फिर भी देख लो। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेज इज फिक्स्ड, मतलब एक हॉस्टल चार्ज लग रहे हैं, part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depend on the number of days one has taken food in the mess, ठीक है। ये क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन भी अपन लोग कर चुके हैं बेटा। इसने क्या बोला, इसने ये बोला कि आप हॉस्टल में रहते हो और हॉस्टल के अंदर कुछ चार्जेज लग रहे हैं, उस चार्ज में कुछ तो बेटा फिक्स चार्ज है, कुछ तो फिक्स चार्ज है, और कुछ चार्ज आपको किस तरीके से देने पड़ेंगे बेटा, कुछ चार्ज आपको देना पड़ेगा किसके अकॉर्डिंग, कुछ चार्ज आपको देना पड़ेगा डेली का खाने के अकॉर्डिंग, डेली मेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। A part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depend on the number of days, number of days पर डिपेंड करता है कि आपने कितने दिन खाना खाया। When a student A takes food for 20 days, she has to pay 1000 rupees as hostel charges, whereas a student B who take food for 26 days pay 1180 rupees as hostel charges। तो फिक्स्ड चार्जेस बताओ और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बताओ। भाई उसने ये बोला कि आपका हॉस्टल के अंदर 2 तरीके के चार्ज लग रहे हैं, तो मैंने बोला लेट फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू ए। मान लो सपोज दैट जो फिक्स्ड चार्ज है ना बेटा वो किसके बराबर है, x रुपीज के बराबर है। मतलब भाई ये तो लगना ही लगना है, ये तो लगना ही लगना है, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, ओके। और पर डे चार्ज है ना, एक दिन का जो चार्ज लग रहा है बेटा, पर डे चार्ज इन मैस के अंदर जो पर डे चार्ज लग रहा है बेटा वो लग रहा है, वह नहीं आया क्या समझ में? भाई उसने ये बोला कि जब आप हॉस्टल में जाते हो ना तो हॉस्टल में आपको एक तो प्रॉपर चार्ज देना पड़ेगा जो फिक्स है, ये तो देना ही देना है, 25,000 है 30,000 है कितना भी है ये तो देना ही देना है, ठीक है। और उसके बाद में उसने बोला कि एक दिन का खाना खाने का जो चार्ज है ना वो कितना है बेटा, y रुपये है। अब यहाँ पे 2 स्टूडेंट हैं, एक तो स्टूडेंट कमला है और एक विमला है, या तो ये कह लो या फिर A और B जैसे बुक में कह रखा है वैसे कह लो। तो उसने बोला कि व्हेन अ स्टूडेंट A टेक्स फूड फॉर 20 डेज, जब A है ना
ए, जब ए 20 दिन खाना खाता है ना बेटा, तो उसको कितना रुपए पे करना पड़ता है, 1000 रुपीज पे करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब ए ने 20 दिन खाना खाया, जब एक दिन का चार्ज 22 रुपए है, ठीक है, तो 20 दिन का चार्ज क्या होगा बेटा, 20y होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो क्या 20y है, ठीक है, तो उसने क्या बोला, जब उसने 20 दिन खाना खाया तो उसको 1000 रुपए पे करने पड़े। कितने रुपए पे करने पड़े, 1000 रुपए पे करने पड़े। मतलब एक दिन का खाने का चार्ज अगर y है तो 20 दिन का क्या होगा, 20y होगा। तो क्या 20y 1000 के इक्वल होगा, नहीं भाई, उसने बोला है कि हॉस्टल में दो चार्ज लग रहे हैं, एक तो फिक्स चार्ज लग रहा है और एक पर डे का चार्ज लग रहा है, तो भाई ये तो लगेगा ही लगेगा। मतलब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, x प्लस करूंगा, ठीक है। इसका मतलब ये जो 1000 रुपए उसने दिए ना बेटा, उसने फिक्स चार्ज और पर डे के चार्ज के हिसाब से दोनों को मिला के दिए 1000 रुपए, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन, ठीक है, फिर उसने क्या बोला, ठीक है, वो ऐसे बोल रहा है बेटा, वेयर एज स्टूडेंट बी, है ना, हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, ठीक है, जो बी है वो 26 दिन खाना खाता है और उसको 1180 रुपए पे करने पड़ते हैं। तो 26 दिन खाने का चार्ज क्या हो गया, 26y, और कितने रुपए पे करता है बेटा, 1180, ठीक है। और x तो इसमें भी ऐड होगा भैया, क्योंकि इसको भी तो लगेगा, फिक्स चार्ज तो इसमें भी लगेगा, फिक्स चार्ज तो इसमें भी लगेगा, इसके फिक्स चार्ज में कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो ए स्टूडेंट, मान लो स्टूडेंट मान रहे हैं अपन, ए स्टूडेंट विल पे 1000 रुपीज, ठीक है, ये तो 1000 रुपीज पे कर रहा है, एंड बी स्टूडेंट विल पे 1180 रुपीज। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो उसने बोला कि भाई ऐसा करो, पर डे का चार्ज निकालो, क्या, पर डे का चार्ज निकालो और फिक्स चार्ज क्या था वो निकालो। चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। x प्लस 20y इक्वल टू मेरे पास में क्या दे रखा है, 1000, x प्लस 26y इक्वल टू मेरे को क्या दे रखा है, 1180। दोनों को मैं सॉल्व करता हूँ, माइनस माइनस माइनस, ये खत्म, 20 माइनस 26 कितना बचा, माइनस का 6y, और यहाँ पे माइनस का 180, माइनस से माइनस खत्म, y इक्वल टू मेरे पास क्या जाएगा, 180/6, तो ये आ गया 30 रुपीज। मतलब पर डे का जो चार्ज है ना बेटा, खाने के अकॉर्डिंग पर डे का जो चार्ज है वो कितना है, 30 रुपए। आपको x निकालना है, निकाल लो, पुट y इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1 के अंदर आपने y इक्वल टू 30 रखा, तो x इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 30 इक्वल टू 1000। तो आपके पास में x की वैल्यू क्या आ जाती है बेटा, x प्लस 600 इक्वल टू 1000, तो x की वैल्यू यहाँ से आपके पास में आ जाएगी 400 रुपीज। मतलब जो फिक्स चार्ज है हॉस्टल का वो कितना चार्ज है बेटा, 400 रुपए के बराबर। बोलो आया नहीं आया समझ में। तो ये पूरे मतलब बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। देखो सीधी सी बात है, मैं इक्वेशन बनाने के बाद में क्वेश्चन को सॉल्व भी करवा रहा हूँ, लेकिन सॉल्व आप लोग खुद भी कर सकते हो, ठीक है। तो वॉइस को कम कर दिया करो, वॉल्यूम को कम कर दिया करो, क्वेश्चन उतारने के बाद में उसको खुद से करने की कोशिश किया करो भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये होता है आप लोगों का क्या, ये होता है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, ठीक है। तुम बोलोगे सर इससे पहले वाले क्वेश्चन क्यों नहीं बता रहे हो, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो के अंदर, ठीक है। और उनमें इतना ज़्यादा कोई लॉजिक नहीं है, आपको इक्वेशन दे रखी है, आपको आंसर निकालना है, इक्वेशन दे रखी है, आंसर निकालना है, ठीक है। तो वो लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, उस पर अपन टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट कंप्लीट हो गया बेटा, मिटाने जा रहा हूँ, 1 2 3 4, ओके। बेटा आज अपन बस इतना ही करेंगे, ठीक है। जो बाकी बचा हुआ क्वेश्चंस हैं अब अपन बाद में करेंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं उनको ढंग से करो, तरीके से करो, ठीक है। अब अपन इसमें एक और लेक्चर लेंगे, वो लेक्चर कंप्लीट होने के बाद में अपना ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम को खुद से आप लोगों को खुद से करना है। ओके बेटा, थैंक यू, बाय।